वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एससीएस डेली क्विज में हम लगातार वीडियो सीरीज़ पे देख रहे हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे द्वारा करवाए जाते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 8 मार्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ग्रुप आपने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करके सारे क्विजेस जितने भी हैं उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ये। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्तित्व को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महान धावक रही पीटी उषा जो है इनको उड़न परी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जैसे खिलाड़ियों को उनकी कला के अनुरूप नाम दे दिए जाते हैं। जैसे द्युति चंद्र हैं, ये भी धावक हैं, तो इनको जैसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काजू के पेड़ उगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, तो जो काजू होता है आपका ड्राई फ्रूट है ना, तो बेसिकली ये जो हमारा सैंडी लोमी सॉइल होगी है ना, उसमें काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो जो पेनिनसुलर इंडिया में आप ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन देखते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाला, तो यहाँ पे ये बलुई दोमट मिट्टी में जो है आपको काजू के पेड़ उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। ये इसको चूज़ करेंगे हम। ठीक, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी शक्तियों नामक गठबंधन का हिस्सा था। ठीक है, तो देखिए जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था हमारा, तो इसमें एक तरीके से देखें तो 2 ग्रुप्स बन गए थे, जिसमें कि एक एक्सिस पावर्स का ग्रुप था है ना, और दूसरा एलाइज का था है ना। तो अलाइड पावर्स वाले ग्रुप का ही हमको पार्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो यूएसएसआर है यानी कि सोवियत यूनियन उस टाइम का, ये हमारा अलाइड पावर्स का पार्ट था। ठीक है, अब अलाइड में देखेंगे तो जैसे हमारा फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आपका ये सोवियत यूनियन है ना, ये सब जो है ये आपके अलाइड पावर्स में थे। और वहीं जैसे जो एक्सिस पावर की बात करें तो मेनली यहाँ पे इटली है ना, जापान और जर्मनी। ठीक है, तो ये किसके ग्रुप के पार्ट हो गए हमारे एक्सिस पावर के। ठीक है, तो ये जो 2 मेन ग्रुप्स थे इनके बीच में ये बैटल हुई। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगला देखते हैं, गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के लिए कुछ नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो उनकी जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा के लिए निर्धारित की गई हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट्स हैं। ठीक, तो गोवा में है 2 सीटें। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सूखी बर्फ निम्न में से किसका ठोस रूप होता है। ठीक है, तो ड्राई आइस जिसको आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सॉलिड CO2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी का जो सॉलिड फॉर्म है उसको ड्राई आइस बोला जाता है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है वो किसी एक शहर में होता है। ठीक है, और उसके कुछ जो राज्य हैं वहाँ पे उसकी अलग अलग बेंचेस होती हैं, यानी कि जो खंडपीठ होती है वो होती है। तो अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो हमारा हाई कोर्ट है ये शिमला में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो 4 राज्य यहाँ पे बेसिकली दिए हुए हैं, तो इनके संबंधित जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियाँ हैं है ना, उनका प्रावधान जो मिलता है वो हमें 6ठी अनुसूची मिलता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर 4 स्टेट्स के बारे में। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट्स जो हैं या ऐसे कुछ एरियाज़ हैं, तो इन लोगों का जो प्रावधान है वो हमारा 5वीं अनुसूची में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि भारतीय खाद्य निगम जो आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखते हैं, ठीक है, जो खाद्य भंडारण भारत में बफर स्टॉक के रूप में रखा करता है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण मंत्रालय जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत ये काम करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो ये कानपुर में है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। निम्न में से कौन सा देश सरकार के एकात्मक मॉडल का अनुसरण करता है। ठीक है, तो एक यूनिटरी व्यवस्था है। ठीक है, पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा समझिए कि एक यूनिटरी व्यवस्था यानी कि एकात्मक मॉडल के अंतर्गत होता है चीन में। ठीक,
अगला है कि CRZ अधिसूचना 1991 को निम्न में से किस वर्ष में CRZ अधिसूचना द्वारा अधिक्रमित कर दिया गया था, यानी कि सुपरसीड कर दिया गया था। ये अगले हमारे जो नोटिफिकेशंस आए थे CRZ से। तो CRZ से संदर्भ क्या है, जो हमारा तटीय भाग होता है भारत का, कोस्टल रेगुलेशंस जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं। तो ये अधिसूचना हमारी आई थी 1991 में। तो बाद में जो है इसको मॉडिफाई करके कुछ नए जो है अधिसूचनाएं लाई गई वर्ष 2011 में, ठीक है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। दहेज देने या लेने का समझौता क्या होता है, ठीक है। तो देखिए भारतीय कानून के हिसाब से देखेंगे तो अमान्य है ये चीज़ें, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करना दहेज के लिए, प्रोहिबिशन के लिए भी कई समय पे कई सारे लॉज और एक्ट बनाए गए हैं भारत में, ठीक। परंतु दुर्भाग्य है कि अभी भी कई हिस्सों में इसका जो है प्रैक्टिस किया जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और हमारे जो विधानसभा है इसके लिए 403 सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक। तो अब इन ऑप्शंस में ये दिया नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव जो है इसको हम चूज़ करेंगे। अगला है कृषिगत भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड, ठीक है। मान लीजिए ये कोई खंड है भूमि का जो कि कृषिगत भूमि है, तो इस भूमि में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को फिजियोलॉजिकल डेंसिटी यानी कि शारीरिक घनत्व बोला जाता है, ठीक है। ये टर्म ध्यान से रखिएगा, ये इसकी परिभाषा ही है। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर स्थापित राज्य के लिए एक निर्देश है, ठीक है। तो देखिए जो है भाग 4 की बात हो रही है, जो हमारे DPSP है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इन भाग 4 में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, जैसे ये हमारा अनुच्छेद 51 में प्रावधान है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके देखभाल की क्रिया, ये भी प्रावधान हमारे DPSP में है। मातृत्व राहत प्रदान करना, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ जो मिलता है उससे संबंधित प्रावधान भी हमारा DPSP के पार्ट में है, ठीक है। हिंदी भाषा को जो बढ़ावा देने की बात है ये यहाँ पे DPSP में नहीं है। इसके लिए जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज वाला एक पार्ट है उसमें देखेंगे आप तो ये प्रावधान वहाँ से मिलता है। तो इस हिसाब से हम बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। विजयनगर शासकों तथा बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं के बीच तालीकोटा की लड़ाई जो है किस वर्ष लड़ी गई थी, ठीक है। तो बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये 1565 में हुआ। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे हमारा राज्यसभा जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, तो यहाँ पे देखेंगे तो जितने हमारे नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं यहाँ पे आते हैं उसमें से जो स्टेट्स हैं और जो पुडुचेरी और दिल्ली है ना, ये स्टेट विद लेजिस्लेचर हैं, तो यहाँ के भी सदस्य जो हैं राज्यसभा में चुने जाते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज स्टेट्स, तो इसका जो आवंटन का व्यवस्था है ये हमारा 4th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इसमें दे रखा है, यानी 4थी अनुसूची में। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो रही है, ये एग्जिस्टेंस में आया हमारा वर्ष 2004 में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, नहीं वाला ध्यान से देखा करिए। तो 8वीं अनुसूची में हमारी टोटल कितनी है, 22 भाषाएं। उन 22 में देखेंगे तो राजस्थानी भाषा जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड हैं इनकी संख्या है 8, ठीक। और अगर बात करें दिए हुए ऑप्शंस में तो सत्रिया जो है ये असम में किया जाता है, ठीक है, ये क्लासिकल डांस है। इसके अलावा जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु में होता है, कथक होता है नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली जैसे ये उत्तर प्रदेश का एरिया है यहाँ पे, कथकली केरला में होता है, ठीक। उसके अलावा आपका कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश में है, मणिपुरी डांस जो है वो मणिपुर में होता है, और
मोहिनीअट्टम है केरला में होता है, और ओडिशा में होता है, और एक और है सत्रिया, है ना, ये सत्रिया आपको इस क्वेश्चन में ही बता दिया गया था, ठीक। तो ये हैं हमारे टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एक फैक्ट ये याद रख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो भरत मुनि हुआ करते थे एक, ठीक है, तो उनकी एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, ठीक है। तो डांस फॉर्म्स के बारे में सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है इसी पुस्तक में मिलता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखें कि कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर की गणना के उद्देश्य से एक अति वरिष्ठ नागरिक इनमें से कौन सा व्यक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो टैक्स असेसमेंट ईयर 2021-22 के अनुसार ये परिभाषा दी गई कि एक सुपर सीनियर सिटीजन जो होता है, अति वरिष्ठ नागरिक, वो कौन होता है कि जो पिछले वर्ष के दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु का व्यक्ति रहा हो, ठीक है। तो यहाँ से ये परिभाषा हो जाती है अति वरिष्ठ नागरिक की। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट है, ठीक। और इसको यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए। निम्न में से किस खनिज की कमी के कारण हड्डियों और दांतों में कमजोरी आती है, ठीक है। तो देखेंगे तो जो है कैल्शियम की कमी के कारण जो हमारा बोन्स होती हैं, है ना, और टीथ, इनमें वीकनेस आती है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। तो जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो जो इसकी स्थापना हुई 1961 में, तो यहीं पे देखेंगे तो जो हमारा सम्मेलन होता है पहला, ये बेलग्रेड 1961 में होता है, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक होता है, ठीक है। तो जो पर्ल्स होती हैं, ठीक है, मोती, तो ये बने होते हैं हमारे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, CaCO3, ठीक। मई 2021 तक की जानकारी के अनुसार कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं, ठीक है। तो जो वर्ल्ड बैंक है तो अभी देखेंगे तो इसकी संख्या जो है मेंबर नेशंस की ये है 189, है ना। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। भारत में एक संगठन के रूप में हिंदू महासभा, जो जिसको कि एक हिंदू संगठन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ठीक है। तो वर्तमान में भी जो आप हिंदू महासभा ये देखते हैं, इसका स्थापना वर्ष है 1915, है ना। जैसे RSS का भी कभी कभी पूछा जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, ठीक है। तो ये है 1925, ठीक है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली कितने डिग्री देशांतर का मोटे तौर पर अनुसरण करने वाली मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो जो हमारा लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री, है ना, इसको ही बोलते हैं, है ना। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। मैप में एक बार लोकेट कर लीजिएगा जितने भी लैटिट्यूड्स और इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। निम्न में से कौन सा रोग मानव खुजली घुन के कारण होता है, ठीक है। तो जो एक यहाँ पे देखेंगे तो पैरासाइट होता है माइट, ठीक। तो ह्यूमन इच यानी मानव में जो खुजली का कारण बनता है ये प्रकार का घुन, और इससे होने वाली जो बीमारी है इसको बोलते हैं स्केबीज, ठीक है। स्किन डिजीज़ होती है एक तरीके की। तो ध्यान रखिएगा ये कॉजेटिव एजेंट जो है इसको बोलते हैं ह्यूमन इच माइट। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वह ब्याज दर जिस पर एक देश का केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को पैसा उधार देता है अक्सर बहुत ही अल्पकालिक ऋण के रूप में, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे भारत का RBI है, सेंट्रल बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन दे रहा है ना। तो यहाँ पे ये हमारी कैटेगरी होती है बैंक रेट की, ठीक। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो ये प्रावधान देख लीजिए, ये हमारा अनुच्छेद 328 का भाग है, जो हमारा इलेक्शन वाला भाग है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पे। अगला है कि इनमें से किसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कोशिका की यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या फिर ऐसा समझिए कि एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल फाउंड इन द सेल्स ऑफ अ लिविंग
थिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं एटीपी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव को राज्यसभा में पारित होने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पार्लियामेंट को पावर है किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन करने का, ठीक। परंतु ऐसे प्रस्ताव को जो हमारा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है इसके बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द जो मेजॉरिटी है उस पर्टिकुलर हाउस की, तो जो मेंबर्स हैं उनका प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, तो इससे वो जो हमारा प्रपोजल है वो पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा ध्यान से देखा करिए, कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना दे देंगे आपको कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है गायब कर देंगे, तो ये भी प्रावधान होता है जरूरी, तो इसको ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और जो स्टेट लिस्ट से संबंधित और प्रावधान है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि जो एक यूनिक चीज़ है किसी वस्तु के संबंधित में, है ना, उसके बारे में यहाँ पे ये टर्म कई बार यूज़ किया जाता है। तो अब देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए यहाँ पे 1854 में जो है वुड्स डिस्पैच जो है ब्रिटिश भारत में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए लाया गया था, तो इसको ही यहाँ पे मैग्ना कार्टा बोलते हैं अंग्रेजी शिक्षा के जो है लिए। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। निम्न में से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे पेनिनसुलर इंडिया देखिएगा आप, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कई बार लोग रामेश्वरम जो है उसको मानते हैं, परंतु ये नहीं है। आप मैप में देखेंगे तो यहाँ नीचे में इंदिरा पॉइंट आपको मिलेगा, दिस इज़ द टेरिटोरियल साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है दिस इज़ करेक्ट। निम्न में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन जानवरों को दर्शाता है जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो भी एनिमल्स हैं जो एग देते हैं यानी कि अंडे देते हैं, तो ऐसे हमारे जानवरों को यहाँ पे ओविपेरस बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में एक शब्द है डिबप्रसु, ठीक है, ये देख लीजिए, ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किनको छोड़कर किनके द्वारा गारंटित अधिकारों को छोड़कर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय आपातकाल जो है उद्घोषित हो जाता है तो ऐसे में अनुच्छेद 20 और 21 इनको छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित कर दिए जाते हैं या फिर निलंबित कर दिए जाते हैं जब तक कि इमरजेंसी ऑपरेशन में है। तो इसमें से बी ऑप्शन जो है सी है ना, ये करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 20 एंड 21। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, ठीक है, 5th शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने 6th शेड्यूल के स्टेट्स के बारे में देखा था, जहाँ पे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में हमने देखा था। तो उसके अलावा हमने बात की थी कि 5th जो शेड्यूल है उसमें किन राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान है उनके बारे में प्रावधान है। तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से गुजरात जो है ये वहाँ पर मैंशनड है, अनुच्छेद 371 में देखेंगे आप तो वहाँ शायद आपको ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अमेरिका के ये 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इनके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। पुरुष या महिला लिंग का जो युग्मक एक बाइनरी लिंग होता है ना, तो इनके बाहर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में पहचानने के लिए किसने भारत के संघ के खिलाफ मामला दर्ज किया था, ठीक है। तो बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ जो थर्ड जेंडर है ना, ट्रांसजेंडर से संबंधित, तो इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, जो हमारा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है नालसा, है ना, इनके द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा यहाँ से। भारत में जनजातीय मामलों का मंत्रालय कब स्थापित किया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो अभी हमने ऊपर शायद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स भी देखा था, तो यहाँ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेटअप होने की बात करें तो ये 1999 में किया गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल।
राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश का जो है, इसकी स्थापना वर्ष 1831 में कहाँ की गई थी, ठीक है। तो काफ़ी पुराने टाइम में ही इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई है, ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे, इलाहाबाद में, ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो प्रयागराज है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में बामुनी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, ठीक है। तो बामुनी हिल्स जो हैं ये स्टेट ऑफ असम में मिलती हैं आपको, ऑप्शन डी। अंबर के शासक सवाई जय सिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस शहर में इनमें से कोई भी वेधशाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो उदयपुर में जो है नहीं है। अब टोटल हमने ये 5 खगोलीय वेधशाला इन्होंने स्थापित की थी। तो जैसे मथुरा में है, उज्जैन में है, वाराणसी में है, ठीक है। 2 और कहाँ है ये आप हमको कमेंट करके बताइए, हमने पहले भी आपको बता रखा है ये, ठीक है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित हेपेटोलॉजी नामक अनुशासन का संबंध है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि इन ऑर्गन्स जितने भी दिए हुए हैं, हेपेटोलॉजी जो है ये किससे संबंधित है, ठीक। तो हेपेटोलॉजी जो हमारा एक मेडिसिन की ब्रांच होती है, जिसमें कि लीवर जो है या गॉल ब्लैडर ले लीजिए, ठीक है, पैनक्रियास ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब की जो स्टडीज़ होती हैं, इनके जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके मैनेजमेंट की बात जो चीज़ें हैं वो हिपैटोलॉजी के अंतर्गत की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या, लिवर, यानी कि यकृत, तो उसको चूज़ करेंगे। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले कई बार बताया गया आपसे कि जब ऑर्डिनेंस इशू होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, वो अनुच्छेद 123 होता है, और जो राज्य के गवर्नर होते हैं वो 213 होता है। इसके अंतर्गत वो अध्यादेश जो है जारी करते हैं। तो 123 इस ऑप्शन में है नहीं, तो हम नन ऑफ द अबव जो है इसको चुनेंगे। अगला है, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य उपकरणों को प्रमाणित किया जाता है इनमें से किस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो जितने भी मैक्सिमम कार्य किए जाते हैं तो वो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट किए जाते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये उनको सहायता प्रदान करने के लिए अवेलेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज ऐसा ही है। परंतु रियल में देखेंगे तो ये जो है चीज़ें अलग हैं, परंतु कागजी कार्रवाई के तौर पे अब यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर्स और अदर जितने भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो ऑथेंटिकेट किए जाते हैं ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, ठीक है। मतलब कि इन सच अ मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफिस के द्वारा समय समय पर जो ये ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जितने भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जा रहे हों उन नियमों के अनुसार वो ऑथेंटिकेट किए जाने चाहिए, ठीक है। ये हमारे प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसको चूज़ करेंगे हम। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।